हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए हमारे चैनल पर कोर्स चले हुए हैं। हमने कुछ वीडियो बनाई हुई हैं और उसमें हमने संविधान से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो रिलेटेड है इतिहास से। ठीक है, इतिहास बहुत ही मुख्य होता है, एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। संविधान भी बहुत मुख्य होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास की कोई कम वैल्यू। ठीक है, इतिहास भी बहुत ही मुख्य रहता है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर उसमें स्टैटिक जीके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो आज हम इतिहास शुरू कर रहे हैं और हमारे इतिहास की पहली वीडियो में आता है कौन सा चैप्टर? नंबर 1 चैप्टर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हमारे सिलेबस के अंदर क्यों डाली गई? इसलिए डाली गई क्योंकि ये हमारे भारतीय क्षेत्र के अंदर आती थी। ठीक है, इसकी लोकेशन भी हम जानेंगे कहाँ पे लोकेशन है, तथा सबसे इंपॉर्टेंट बात हम अभी देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन है 10,000 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व। इन मेनी एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन पूछा गया है एग्जाम में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? देखिए, आज के हम युग में, आधुनिक युग में निवास करते हैं। आधुनिक युग में सब कुछ है, स्पेशली आज का युग माना जाता है विज्ञान का युग। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, विज्ञान के युग में हम सब विज्ञान की ओर जुड़े हुए हैं, परंतु यह हमारी सोच रही है, हमारी यह सोच मानी गई है कि अगर हम इतिहास की ओर जाएं तो इतिहास की ओर जाने पर हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। ठीक है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, स्पेशली इंडिया की बात में ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इतिहास में जाए तो हमारे इतिहास में ये से पढ़ने पर यह साबित होता था कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने डेवलप नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 1540 की, 1540 में ब्रिटेन के कोपरनिकस ने, ठीक है, जो कोपरनिकस थे ईसाई थे, इन्होंने आकाशगंगा की खोज कर ली थी। परंतु उसी टाइम ड्यूरेशन में हमारे भारत के अंदर क्या हो रहा था? हमारे भारत के अंदर अकबर कालीन युग था। उस वक्त भी हम युद्ध कर रहे थे, किससे? हथियार थे हमारे पास, तलवार, भाले, ठीक है, ये ऐसे हथियार थे। और उस वक्त ईसाई लोग या फिर ब्रिटेन की हो या फिर अगर पश्चिमी सभ्यता की बात करें, पश्चिमी लोग उस वक्त किसकी आकाशगंगा की खोज में थे। तो ठीक है, तो इन सब चीजों का बात करके ये कहा जाता है कि टाइम ड्यूरेशन में अगर हम पीछे जाए, बैकवर्ड जाए, इतिहास में जाए, तो हमारा इतिहास के अंदर हम इतने आधुनिक नहीं थे टेक्नोलॉजी और साइंस में। परंतु इस बात को पूरी तरीके से खंडन करता है जब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर पाई गई? हड़प्पा सभ्यता एशिया में हमारे भारतीय प्रांत के अंदर पाई गई। और जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हम 10,000 ईसा पूर्व पहले भी इतने डेवलप थे, हमारे यहाँ पर इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी उस वे हम यूज करते थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर। उस वक्त के काल में शायद किसी भी क्षेत्र के अंदर इन सभ्यता, कोई सभ्यता होगी जहाँ पर उस साइंस और टेक्नोलॉजी से मकान बनाए जा सकते थे। ठीक है, वहाँ पर सभ्यताएं अपनाई गई। तो ठीक है, आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, सभ्यता के बारे में, क्या चीज थी उसके बाद, उसके अंदर हम सभ्यता के अंदर अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी, ठीक है, उनकी जीवनचर्या कैसी थी, ठीक है, किस तरह के मकान बनाते थे, इसी के साथ साथ में कैसी प्रथाओं को पालन करते थे, किस तरह के देवी देवताओं का पूजन करते थे, किस धर्म से रिलेटेड थे। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बी फोकस ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। ये वीडियो आपके साथ साथ ज्ञानवर्धक के साथ साथ आपके एग्जाम प्रैक्टिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम दिया गया, आप देख सकते हैं कि ये हमारा भारत है, मेनलैंड भारत, ये हमारा कश्मीर होकर रहता है, यहाँ पर पंजाब आ जाता है, राजस्थान आ जाता है और गुजरात आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत का पार्ट ही था। तो ठीक है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी यहाँ कश्मीर से निकलकर इस क्षेत्र से आते हुए पंजाब और सिंध प्रांत से जाते हुए यहाँ पर अरब सागर के अंदर गिर जाती है। तो यह सभ्यता इस नदी के पास ही निवास करती थी, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। इट इज वेरी नॉर्मल और बहुत ही आसान है समझने के लिए। ठीक है, कोई भी सभ्यता सिंधु घाटी, कोई भी सभ्यता नदी के पास ही निवास करेगी, क्योंकि पानी बहुत ही मुख्य सोर्स होता है। ठीक है,
तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग, यहाँ पर रहने वाले शहर सिंधु घाटी के पास ही रहते थे। ठीक है, अब बात आती है कि इस सभ्यता को एक नाम और दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया गया है और इस नाम से ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 10,000 वर्ष पहले कितने डेवलप थे। कांस्य, कांस्य को कहा जाता है यानी कि तांबा। तांबा एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसकी है? वो टीन और तांबे से मिलकर, टीन और लोहे से मिलकर तांबा बनता है। तो इसका मतलब यह है कि कांस्य युगीन, उस वक्त कांस्य का प्रयोग किया जाता था। तो मतलब वहां के रहने वाले लोग इतने डेवलप थे, उनका दिमाग में इतनी साइंस थी कि वे चीजों का मिश्रण करके एक नई धातु का निर्माण कर सके। इसके अलावा जो अन्य सभ्यताएं मिली हैं उसमें ये पाया गया है कि वे ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ठीक है, उनके पास तांबा था, लेकिन हमारे पास कांसा था। ठीक है, कांस्य, हमारे पास कांसा था। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम डेवलप थे 10,000 वर्ष पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता संबंधित है आपके सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, इसी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा वासी को आपको एक क्रम से और कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रजाति किससे रिलेटेड है? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति हड़प्पा वासियों से रिलेटेड है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्चुअल फैक्ट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज बी श्योर विद दिस पॉइंट। ओके, अब आता है कि हड़प्पा था कहाँ? हड़प्पा की लोकेशन आती है। लोकेशन कहाँ है हड़प्पा की? तो हड़प्पा की लोकेशन आती है, जिला का नाम है मांटगोमरी। मांटगोमरी जिला, पंजाब, जो कि पाकिस्तान के अंदर का है। पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत के अंदर जिला मांटगोमरी जो जिला वर्तमान में है, वहां पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर भी निकल आता है, वेरी इंपोर्टेंट, कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का नाम डायरेक्टली रिलेटेड किया जाता है हड़प्पा सभ्यता से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस बात को रिमेंबर रखिएगा कि दयाराम साहनी रिलेटेड है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में। और उन्होंने कब की खुदाई शुरू? 1921 में। तो 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा की गई। एक और इसको टीलों के शहर से भी जाना जाता है। So these are very important facts which I have discussed to you about सिंधु घाटी सभ्यता. So I hope you already have confirmed this. Now अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हम इस सभ्यता की थोड़ी सी विशेषताएं जानते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या थी, क्यों ये इतने विशेष हो गए. ठीक है, क्यों हमने पूरा ही इतिहास बदल दिया, पूरे ही हमारे पास ऐसे तथ्य आ गए कि हमने साबित कर दिया कि हमारे भारतीय क्षेत्र के अंदर जो सभ्यताएं थी, जो इतिहास था वो डेवलप था. जबकि ये एक फैक्ट, एक ये बात, ये मिथ्या चलती आ रही थी कि पूर्व के अंदर यानी कि ईस्ट के अंदर यानी कि भारतीय क्षेत्र के अंदर जो लोग थे वे बैकवर्ड पाए जाते हैं इतिहास में. परंतु जब यह बात आई तो इसने पूरा ही तख्ता पलट कर दिया. ठीक है, अब हम इसके आवास व्यवस्था के बारे में जानते हैं. ठीक है, आवास व्यवस्था यानी कि वहाँ के लोग रहते कैसे थे. ठीक है, तो उनके मकान स्ट्रक्चर कैसे थे. ठीक है, क्या थे. सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि वहां पर सबसे पहले आप यह जानिए कि जो उनके रहने की व्यवस्था थी, वहां पर जो सड़कें थी वे 90 डिग्री एंगल पर मुड़ी हुई सड़कें पाई गई. ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर मुड़ी हुई सड़कें पाई गई, जो हम आज भी यूज करते हैं. ठीक है, गली आई 90 डिग्री एंगल पर मुड़ी, गली आई 90 डिग्री एंगल पर मुड़ी. तो इस बात से यह साबित हो सकता है कि 10,000 वर्ष पूर्व भी हमारे भारतीय लोग यानी कि हमारे पूर्वज इतने डेवलप थे कि वे 90 डिग्री का मतलब जानते थे. इसका मतलब उनको गणित का ज्ञान था. इस बात से हम ये समझ सकते हैं. तो जिस सभ्यता को 10,000 पूर्व वर्ष पहले भी गणित का ज्ञान था, उसको आप बैकवर्ड कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर यह फैक्ट आता है कि हम पिछड़े हुए नहीं थे. इसी के साथ साथ और क्या बात आती है, यहाँ पर गलियों में मकान मिलते थे. ठीक है, जो गलियां होती थी इनके पास मकान भी मिलते थे. ठीक है, तो एक व्यवस्थित कॉलोनी बसाई गई. जिस तरह से हमारे व्यवस्थित कॉलोनी बसाए हैं, तो ये जाना जाता है कि 10,000 वर्ष पूर्व भी हम एक व्यवस्थित कॉलोनी में रहते थे. ठीक है, इसके साथ साथ गेट होता था, हर मकान के पास दरवाजे में गेट होता था 10,000 वर्ष पूर्व भी. खिड़कियां होती थी 10,000 वर्ष पूर्व भी. और जो उनका मेन गेट होता था वे कहाँ खुलता था, वे पीछे की गलियों में खुलता था. लेकिन एक जगह है लोथल. लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात के अंदर पाई जाती है. ठीक है, लोकेशन आपसे पूछ सकते हैं तो गुजरात के अंदर लोथल जगह में ये पाया गया है
कि जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वह मेन सड़क की तरफ खुलती थी। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि उनकी मुख्यतः खिड़कियां पीछे गली की तरफ खुलती थी, लेकिन जो लोथल है, लोथल में खिड़कियां और दरवाजे मेन सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, सभी नगरों में अन्नागार होते थे। अन्नागार मतलब आप कह सकते हैं वेयर हाउस, जो आज भी यूज करते हैं। वेयर हाउस यानी कि अपना खेती से हमने अन्न उगाया और अन्न को हमने स्टोरेज भी बना रखे थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दैट कि जो व्यक्ति स्टोरेज बना सकते हैं, अन्न को सुरक्षित रख सकते हैं कई कई दिनों तक, कई कई वर्षों तक, तो उनके पास डेफिनेटली ऐसे केमिकल होंगी जो अन्न को सड़ने से बचा सके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे में जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी व्यवस्था से हम समझते हैं कि मकानों पर यानी मकानों के आसपास शौचालय की सुविधा भी थी। तो उस वक्त के लोग इतने भी समझदार थे कि भी जानते थे कि शौचालय का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, खुले में नहीं करते थे। तो वहां के लोग 10,000 पूर्व पहले भी हमारे लोगों की सोच इतनी डेवलप थी। इसी के साथ साथ स्नानागार थे, नहाने के लिए स्नानागार बनाया गया है। ठीक है, स्नानागार के लिए भी हम आपको एक अलग से फैक्ट बताएंगे। स्नानागार में क्या होता था, एक बहुत बड़ा स्नानागार होता था, 10 सीढ़ियां इधर से और 10 सीढ़ियां इधर से बताइए। ठीक है, इसमें 3 आपके एग्जिट है, मतलब यहाँ पर पानी आने का रास्ता था तथा एक आपका एग्जिट था। ठीक है, तो एक बड़ा स्नानागार भी मिला है। ठीक है, स्नानागार को आप कैसे कह सकते हैं कि एक स्विमिंग पूल भी मिला है। तो ठीक है, स्नानागार की व्यवस्था भी थी। इसी के साथ साथ जो नालियां थी वे अंडरग्राउंड नालियां थी। तो ठीक है, अंडरग्राउंड नालियां आप समझ सकते हैं आज के टाइम पे हमारे भारत देश के अंदर गाँव में, शहरों में, कस्बों में खुले नालियां होती है, परंतु 10,000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अंडरग्राउंड नालियों की खोज कर दी। ठीक है, इसके साथ साथ सफाई के लिए, उन नालियों की सफाई के लिए एक निरीक्षण शिविर होता था। ठीक है, जब नालियां अंडरग्राउंड होती थी उनकी सफाई के लिए निरीक्षण शिविर होता था। तो दिस फैक्ट्स, हमारे पास फैक्ट्स हैं। हमने फैक्ट्स से ये साबित किया है कि हमारा इतिहास वो इतिहास नहीं है जो समझा गया है यूरोपियों के द्वारा। ठीक है, हमारा इतिहास एक ऐसा इतिहास है कि हम साइंस और उसमें भी डेवलप थे। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं धर्म के ऊपर। धर्म के मतलब उस वक्त के लोग पूजा में विश्वास कैसे रखते थे, किस तरह के धर्म मानते थे, किस तरह के देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, तो इस बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए धर्म, आप धर्म मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ठीक है, वे मार्त देवी की पूजा करते थे। मार्त देवी का मतलब क्या हो गया, धरती माता की पूजा करते थे। अर्थात जो धरती से अनाज निकलता था, आज धरती से अनाज निकलता है, उस वक्त खेती करते थे तो वे उसकी पूजा करते थे। ठीक है, तो मतलब मिट्टी की पूजा करते थे, धरती माँ को सम्मान देते थे। इसी के साथ साथ पशुपति शिव के साक्ष्य भी मिले हैं। पशुपति शिव मतलब भगवान शिव के साक्ष्य भी मिले हैं वहां पर। ठीक है, इसी के साथ साथ पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी। जो पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़ किसको संबंधित है, पीपल का पेड़ भगवान विष्णु को संबंधित है। ठीक है, नदियों की पूजा करते थे। ठीक है, नदी की पूजा करते थे, इसका मतलब क्या है, वे रिवर की पूजा करते थे, यानी कि जो पानी आ रहा है, पानी की महत्व को समझते थे, यानी कि उसका सम्मान करते थे। ठीक है, पानी की महत्व से क्या है, प्रत्येक व्यक्ति पानी पीता है, इसी के साथ साथ खेती के लिए पानी चाहिए, तो वे उसकी महत्वता को समझ चुके थे, तो वे नदी का सम्मान करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ मगरमच्छ की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, मगरमच्छ की पूजा से हम ये समझ सकते हैं कि मगरमच्छ क्या है, आने वाले वहां पर रहने वाले जीवों को या नदी में आने वाले किसी प्रकार की जो दूषित जानवर होते थे उनका दहन करते थे, उनको खाते थे, तो उस तरीके से उनका सम्मान करते थे। सर्प, ठीक है, यानी कि सूर्य भगवान की भी वे पूजा करते थे। सांप की पूजा करते थे, तो इस तरह से उपासना करते थे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, अगर हम इन सभी साक्ष्यों को देखें, इन सभी चीजों को देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि 10,000 पूर्व वर्ष पहले जो आज के वक्त हम अगर हम अंदाजा लगाएं, जो माता देवी की पूजा कर रहे हैं, पशुपति शिव जी की पूजा कर रहे हैं, पीपल वृक्ष यानी कि भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो वे किस चीज से संबंधित हो सकते हैं, तो वे हिंदू धर्म यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित समझे जा सकते हैं। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा वैष्णव धर्म 10,000 वर्ष से भी पुराना है। ठीक है, तो सबसे पुराना धर्म हमारा वैष्णव धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि उस वक्त भी भगवान शिव और भगवान विष्णु या फिर नदी थे, ये सूर्य थे, इन सब की महिमा का गुणगान हो चुका था। अर्थात अगर हमें और साक्ष्य मिलते, हमारे पास साक्ष्य कम थे, हम उनकी भाषा को पढ़ नहीं पाए, लेकिन हम ये समझ सकते हैं
कि हम ये जान सकते हैं कि उनके पास जरूर ऐसा कोई ना कोई ग्रंथ रहा होगा जिससे वे जान पाए होंगे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान और जो अदर भगवान हो गए, पशुपतिनाथ हो गए, उनसे संबंधित कोई तथ्य होगा, ऐसा कोई ग्रंथ उनके पास होगा जिससे वे उनको पढ़कर उनकी महिमा के बारे में जान पाए। इसी के साथ साथ और क्या चीज है आप यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा। वे कुबड़ वाले बैल सबसे पवित्र पशु माना गया है। कुबड़ वाले बैल सबसे पवित्र पशु माना गया है। अगर आप आज के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कुबड़ वाला बैल आप देखें, अगर इतिहास में जाए तो बैल से क्या किया जाता था, बैल से हल चलाकर खेत जोते जाते थे। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, इंपॉर्टेंट होती है फूड। तो फूड निकालने के लिए यानी कि खेती करने के लिए जो बैलों का प्रयोग होता था, तो उस बैल के सम्मान करने के लिए वे बैल की पूजा भी करते थे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वहां के लोग इतने डेवलप थे, उनकी बुद्धि इतनी डेवलप हो चुकी थी कि वे समझ सकते थे कि जो हम हमारे लिए काम कर रहे हैं हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर लिबरल समाज था, ठीक है, सम्मानीय सामाजिक समाज की व्यवस्था थी 10,000 वर्ष पहले। आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारे इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछा जाएगा कि जो कुबड़ वाला बैल था जो सबसे पवित्र माना गया है, इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है, प्लीज बी नोटेड डाउन। इसी के साथ साथ कालीबंगा व सूरकटोरा में, कालीबंगा व सूरकटोरा में क्या है, एक सींग वाला गैंडा भी सामान्य पशु माना जाता था। एक सींग वाला गैंडा मतलब क्या हो गया, राइनोस। जो राइनोस थे उस वक्त भी थे, ठीक है, तो उसको भी एक सामान्य पशु माना जाता था। अब आप इसकी कला के बारे में जानते हैं। कला से आप देखिए समझिए और हम जानते हैं इनके बारे में। कला मोहरे प्राप्त हुई है। मोहरे मतलब मोहरे का अर्थ है कि मोहर थे, सिक्के थे। तो हम इससे हम समझ सकते हैं कि अगर सिक्के थे तो सिक्के बनाने के लिए कोई ना कोई टकसाल भी जरूर होगी, ठीक है। तो उस वक्त लोग इतने डेवलप थे कि वे जानते थे कि हमें सिक्कों के लिए टकसाल बनाना चाहिए। और सिक्कों का मुख्य प्रयोग किस लिए किया जाता था, सिक्के का मुख्य प्रयोग एक्सचेंज के लिए किया जाता था। जैसे कि आज हम करते हैं, हम सिक्के देते हैं और उससे हम सामान ले देते हैं, ठीक है। तो उस वक्त 10,000 वर्ष पूर्व पहले भी लोग इतने विकसित थे कि वे अर्थव्यवस्था को भी समझ चुके थे, ठीक है। तो एक्सचेंज के लिए मोहरों का प्रयोग करते थे। इसी के साथ साथ मनी के रूप में यूज होता था। मोहर किस तरह टाइप की थी, आयताकार मोहरें थी। तो आयताकार थी, उन्होंने आयत की शेप भी जान चुके थे। तो हम समझ सकते हैं कि वह जियोग्राफी यानी कि मैथमेटिक्स से भी अच्छी तरीके से वाकिफ थे, ठीक है। इसके साथ साथ मोहरों पर जानवरों के चित्र भी बने होते थे, ठीक है, ये भी समझ आता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उनकी कला, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी डीप थी कि वे एक छोटी सी मोहर पर भी एक जानवर का चित्र बना सकते थे। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व पहले जब हम इतने डेवलप थे, तो किस फैक्ट से हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय महाद्वीप पर हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि हम पुराने काल से रहे, हम पुराने डगरों पर जिए हुए हैं, ठीक है। समय के साथ साथ बदलती है हर चीजें, ठीक है, समय के साथ बदल गया। समय के साथ ये जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई तो उसके साथ बहुत सी चीजें समाप्त हो गई। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त न होती तो शायद आज हमारा भारतीय क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली क्षेत्र होता, ठीक है। इसी के साथ साथ इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आते हैं। मोहरों के लिए टकसाल कहाँ पर थी, मोहरों के लिए टकसाल थी सेल खेड़ी के अंदर, ठीक है। अब इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, लाल और काले रंग के मर्तभांड पाए गए हैं। मर्तभांड से हम क्या समझ सकते हैं, मर्तभांड समझ सकते हैं मिट्टी के कटोरे, ठीक है। तो काले और लाल रंग के, काले और लाल रंग के कैसे, मतलब अंदर से तो वे होते थे काले रंग के, ठीक है, अंदर से होते थे काले रंग के और बाहर से होते थे लाल रंग के। तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि काले रंग किस तरफ होगा, काला रंग उस तरफ होगा जिस तरफ आंच लगेगी बर्तनों पर, जिस तरफ से वो पकेगा, ठीक है, जिस तरफ में आग लगेगी तो उस तरफ से काले रंग आएगा 100%, और जिस तरफ से आग नहीं लगेगी सिर्फ पकेगा उस तरफ लाल रंग आएगा। तो हम समझ सकते हैं 10,000 वर्ष पूर्व पहले भी हम कितने डेवलप थे कि हमने मिट्टी को पकाने की यानी कि मिट्टी को पकाकर उनको बर्तन बनाने की तरीका भी हम जान चुके थे, ठीक है। इसके साथ साथ हम राजनीतिक व्यवस्था भी जान सकते हैं। उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे होती थी, केंद्रीकरण विधान प्रणाली थी। यानी कि केंद्रीकरण विधान प्रणाली कैसे समझ सकते हैं, कोई एक व्यक्ति पूरे समाज का, एक व्यक्ति पूरे समाज का या फिर किसी एक विधानमंडल का समूह का लीडर होता था, ठीक है, एक व्यक्ति को लीडर चुना जाता था। तो उसको मतलब हम समझ सकते हैं कि एक चुनाव प्रणाली से भी समझ सकते हैं, जानकार थे कि हम सभी जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है और लीडर का चुनाव भी वे करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि इतने वर्ष पूर्व पहले भी उनके दिमाग इतने विकसित थे कि वे जानते थे कि भीड़ का नेतृत्व करने के लिए एक नेता चाहिए,
ठीक है। तो केंद्रीकरण विधान प्रणाली थी। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, आप यहाँ पर जानकर बहुत ही हतोत्साहित होंगे कि उनके पास हथियार बहुत हल्के थे और लड़ने के लिए प्रयोग नहीं करते थे। अर्थात इसका हम समझ सकते हैं कि वे जंग से वाकिफ नहीं थे, मतलब उनका काम लड़ने भिड़ने का नहीं था, ठीक है। वे किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, तो मतलब एक लिबरल समाज का उदाहरण मिलता है। ऐसा समाज जो लड़ाई के नहीं शांति के पक्ष में था, ठीक है। हमारे इतिहासकार जानते थे कि शांति से ही हर चीज का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लड़ाई से सिर्फ जान माल का नुकसान होता है। तो उन्होंने हथियारों पर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सही नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ अर्थव्यवस्था, बिजनेस अर्थव्यवस्था के ऊपर, ठीक है, कला के ऊपर, रहने के ऊपर, अपने शासन के ऊपर, अपने लोगों के ध्यान के ऊपर, अपने लोगों का अच्छे रहन सहन के ऊपर, इन सब के ऊपर फोकस किया था, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं हड़प्पा की व्यापार का अर्थव्यवस्था के ऊपर, ठीक है। उनकी व्यापार का अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। उनका व्यापार आंतरिक व बाह्य, आंतरिक व बाह्य व्यापार दोनों होता था। आंतरिक से हम क्या समझते हैं, आंतरिक से व्यापार समझ सकते हैं कि वो व्यापार जिसमें इंटरनल व्यापार होता था, ठीक है। हड़प्पा के लोग ही वहां से सामान खरीद सकते थे, तो हम समझ सकते हैं कि बाजार लगते होंगे, ठीक है, दुकानें लगती होंगी। तो आंतरिक व्यापार से हम ये समझ सकते हैं। बाह्य व्यापार से हम समझ सकते हैं एक्सपोर्ट व इंपोर्ट। एक्सपोर्ट व इंपोर्ट भी होता था और इसके हमें साक्ष्य भी मिले। एक्सपोर्ट व इंपोर्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि जो सुमेरियन है, सुमेरियन को कहा जाता है इराक का ग्रंथ, जो इराक का ग्रंथ है उसमें हड़प्पा को मिलुहा बताया गया, ठीक है। सुमेरियन यानी कि जो इराक के ग्रंथ हैं उसमें हड़प्पा को मिलुहा बताया गया। अर्थात इससे हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा भाषा के कनेक्शन इराक से थे। इसी के साथ साथ वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हेरोपिया बताया गया। हेरोपिया वैदिक साहित्य में बताया गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हड़प्पा का व्यापक रूप में अनाज का पाया जाना, हड़प्पा में अनाज का पाया जाना, यह इंगित करता है कि अनाज का व्यापार थोक में होता था, ठीक है। क्योंकि अनाज का हम अन्नगार होते थे, हम अनाज को सिक्योर करते थे, हमारे पास वेयर हाउस थे, तो वेयर हाउस थे तो मतलब हम अनाज को सेव करते थे। तो इससे समझ सकते हैं कि हम अनाज का व्यापार थोक विक्रेता में करते थे। तो इस बात से यह बात क्लियर हो जाती है कि उस वक्त के लोगों की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही अच्छी समझ थी और बहुत ही अच्छी मजबूत थी, ठीक है। इसी के साथ साथ उनके व्यापार के कनेक्शन कहाँ थे, में कहाँ पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का व्यापार होता था। तो दिलमुन जगह का नाम पाया गया है जो कि बहरीन के अंदर है। बहरीन एक कंट्री है गल्फ कंट्रीज के अंदर। एक मकान जगह का नाम पाया गया है, मकान कहाँ पर है, बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। एक मोसोपोटामिया एक सभ्यता थी इराक के अंदर। तो इसके साथ भी कनेक्शन पाए गए हैं, यानी कि वहां के लोगों के साथ इनके व्यापार के कनेक्शन थे, अर्थव्यवस्था के कनेक्शन थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ठीक है। वहां के लोग मांसाहारी व शाकाहारी दोनों थे। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उनके पास मसाले व पकाने की विधियां का भी अच्छा ज्ञान था, ठीक है। वे मांस भी पका सकते थे तथा शाकाहारी भोजन यानी कि दाल या फिर जो भी उनके पास अनाज होता था उसको पकाकर भी खाते थे, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो वहां पर फसल होती थी वे कौन कौन सी होती थी, ठीक है। फसल में सबसे इंपॉर्टेंट आता है गेहूं। गेहूं की फसल होती थी, जौ की फसल होती थी, चावल की फसल होती थी, तिल, दाल, बाजरा, मटर, चना व कपास, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी कृषि व्यवस्था भी उस वक्त बहुत ही अपर क्लास पर थी, ठीक है। हम उस वक्त फर्स्ट पे थे, टॉप पे थे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर पाया जाता है कि उनको लोहे की जानकारी नहीं थी, ठीक है, उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। इसके साथ साथ वहां पर अन्नगार पाए गए। तो दिस इज द फैक्ट अबाउट इकोनॉमी एंड ट्रेड अबाउट फॉर हड़प्पा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हड़प्पा रावी नदी के निकट शहर मिला, ठीक है। हड़प्पा कहाँ मिला, रावी नदी के निकट एक शहर मिला, ठीक है। इसी के साथ साथ कब्रिस्तान मिले, वहां पर हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं, एच व आर शेप में हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कब्रिस्तान को जिनके साक्ष्य हैं इनकी खोज करने का श्रेय किसके पास जाता है, तो माधव स्वरूप वंश के पास जाता है। इसके साथ साथ हमें क्या मिला, कांस्य की मूर्तियां मिली, ठीक है। हमें वहां पर कांस्य की मूर्तियां मिली, सोने के कंगन मिले, एक मम्मी भी मिली, ठीक है, एक मम्मी की भी मिली हमें वहां पर, और शतरंज के गोटियां,
से मिलती जुलती कुछ गोलियां भी मिली। तो इसका मतलब ये था कि वहां के लोग शतरंज भी खेलते थे, और जो शतरंज खेलने वाले होते हैं आप समझते हैं कितने दिमागदार होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें अन्नागार के पास श्रमिक बस्तियां भी मिली। ठीक है, तो दीज आर फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इनकी थोड़ी सी लोकेशन पर नजर डाल देते हैं। ठीक है, लोकेशन पर चुंदेड़ो कहां पर पड़ता है? ये चुंदेड़ो पड़ता है आपके अरब सागर के पास। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास, मेहरगढ़ यहाँ पर पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आलमगीर है, आलमगीर को हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर बताया गया। तो उत्तरी शहर कौन सा हो गया? तो उत्तरी शहर हो गया आपका आलमगीर। ठीक है, सबसे दक्षिणी शहर हो गया आपका दैमाबाद। ठीक है, क्या है? दैमाबाद। सबसे उत्तरी दक्षिणी शहर हो गया आपका दैमाबाद। ठीक है, सबसे पूर्वी शहर हो गया आपका मेहरगढ़। ठीक है, और ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से कुछ शहर आपसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ लोथल जो हमारे भारत के फिलहाल गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ धौलागिरी भी गुजरात के अंदर पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर पड़ता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैप। हमें मैप रीडिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने मैप बनाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत गलत बन गया है, आप उसको थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, माय आर्ट इज नॉट सो वेल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के ऊपर पार्ट 1 खत्म होता है। इसी के साथ साथ जो कुछ और फैक्ट्स हैं हम वो पार्ट बी में कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बी कनेक्टेड रहें हमारे साथ। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट लिख सकते हैं। वी विल directly access in your comment. As well as please connected with our telegram channel. If you do not have link our telegram channel, then in your comment section please ask the telegram link. We will definitely provide you the telegram link. In the telegram link you will get 24 hours quiz over there. So आप quiz में participate करके अपने एग्जाम में अपनी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी इंश्योरिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। आल्सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर विद योर रिलेटिव, विद योर फ्रेंड्स, स्पेशली दोज पर्सन जिनको गरीब हैं और दिल्ली पुलिस की अच्छी कोचिंग करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पर चैनल पर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी तैयारी करने के लिए। तो ठीक है, आपसे इसी विनती के साथ हम इस वीडियो को में यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।